संविधान एक परिचय। अर्थ, संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो अंग्रेजी के कॉन्स्टिट्यूशनल से बना है, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना, ढांचा या बनावट। परिभाषा: संविधान एक दस्तावेज है जो किसी राष्ट्र की निर्मित सरकार तथा उसके शासन के मूलभूत अंगों को परिभाषित एवं स्थापित करता है। संविधान एक दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है तथा सरकार के अंगों को स्थापित किया गया है। संविधान व्यक्ति और राज्यों के बीच एक संविदा है जिसमें कुछ अधिकार व्यक्ति को और कुछ अधिकार राज्य को प्रदान किए गए हैं। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? संविधान की आवश्यकता: देश को संचालित करने के लिए नियम की आवश्यकता होती है और वह नियम हमें संविधान प्रदान करता है। जनता की मांग है कि एक संविधान हो, कोई अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे, कोई व्यक्ति तानाशाह ना बन जाए। संविधान का निर्माण कब होता है? जब किसी राष्ट्र का अतीत से नाता टूटता है तब संविधान का निर्माण होता है। अतीत से नाता टूटने से तात्पर्य है व्यवस्था में परिवर्तन से है। नोट पॉइंट: सर्वप्रथम हेनरी द्वितीय ने यूरोप में पादरियों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए संविधान बनाया। संविधान और संविधानवाद में अंतर: संविधान होता है, संविधान हर देश में पाया जाता है, चाहे वहाँ कैसी भी शासन प्रणाली हो। संविधानवाद उसे कहते हैं। संविधानवाद केवल लोकतंत्र में पाया जाता है। संविधान की सर्वोच्चता: विधि का शासन। सीमित सरकार या सीमित शासन: राज्य और सरकार के अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध। व्यक्ति और राज्यों के अधिकारों के बीच संबंध। संवैधानिक संस्था कौन सी होती हैं? जो भी संविधान में अनुच्छेदों के रूप में बात की गई है उन्हें संवैधानिक संस्था कहते हैं। विधिक संस्था: जो बातें संविधान में न देकर किसी विधि में या नियम में दी गई हैं उसे विधिक कहते हैं, जैसे मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, विवाह की उम्र। गैर संवैधानिक संस्था: जिन बातों का उल्लेख ना तो संविधान ना विधिक में की गई हों उसे गैर संवैधानिक कहा जाता है, जैसे नीति आयोग, योजना आयोग। असंवैधानिक संस्था: जो संविधान के खिलाफ कोई संस्था बनाई जाती है। संविधान के विपरीत प्रावधान को संवैधानिक असंवैधानिक कहते हैं, जैसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 99 संशोधन 2014 द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था की गई, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है और राष्ट्रपति ऐसे आयोग की सलाह पर कार्य करता है। लेकिन वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के नाम पर इस 99 संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि यह संविधान के प्रावधानों के विपरीत है। संविधान के प्रकार: विश्व में सामान्य रूप से दो प्रकार के संविधान पाए जाते हैं। पहला है लिखित संविधान। ऐसा संविधान जिसमें अधिकतर बातों को लिख दिया गया या लिपिबद्ध कर दिया गया और कुछ बातों को परंपरा पर छोड़ दिया गया है, उसे लिखित संविधान कहते हैं, जैसे भारत और अमेरिका का संविधान। अलिखित संविधान दूसरा है, ऐसा संविधान जिसमें कुछ बातों को लिख दिया गया है और अधिकतर बातों को परंपरा पर छोड़ दिया गया है, अलिखित संविधान कहते हैं, जैसे इंग्लैंड का संविधान और ब्रिटेन का संविधान। संविधान की दृष्टि से दो तरह के और संविधान पाए जाते हैं, पहला कठोर, दूसरा लचीला। कठोर संविधान वो संविधान होता है जिसके प्रावधानों में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है, और लचीला संविधान ऐसा संविधान होता है जिसके प्रावधानों में आसानी से संशोधन किया जा सके, उसे लचीला संविधान कहते हैं। नोट पॉइंट: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की बात की गई है, जिसमें दोनों संविधान कठोर और लचीला का मिश्रण दर्शाया गया है। भारतीय संविधान को ना ही कठोर और ना ही लचीला कहना गलत है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान कुछ कठोर और कुछ लचीला है। भारतीय संविधान कम कठोर और अधिक लचीला है। भारत का संवैधानिक विकास: 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एडवेंचर नेविगेशन नामक कंपनी का नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया। इस कंपनी का कार्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना था। जब कंपनी का नाम बदला गया तब भारत में अकबर का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के शासनकाल में भारत आई और 1757 में प्लासी का युद्ध, 1760 में बांडीवास का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद पूरी तरह सत्ता स्थापित कर लेती है। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने विभिन्न समय में विभिन्न अधिनियम लाए। यही अधिनियम भारतीय संविधान के विकास का कारण बने, जिसे
अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में बांटते हैं। पहले भाग में है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। दूसरा भाग में 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। तीसरी कैटेगरी में है 1858 का सरकार अधिनियम, 1861 का सरकार अधिनियम। चौथी कैटेगरी में है 1892 भारत शासन अधिनियम, 1909 भारत शासन अधिनियम, 1919 भारत शासन अधिनियम, 1935 भारत शासन अधिनियम। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार संसदीय नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की गई। भारत में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल की एक परिषद होगी जिसमें 4 सदस्य होंगे। परिषद अपना निर्णय बहुमत से लेती थी। गवर्नर जनरल परिषद के निर्णायक मत का समर्थन करता था। गवर्नर जनरल का कार्यक्षेत्र बंगाल, मद्रास, बॉम्बे था। 1773 के एक्ट द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें 4 न्यायाधीश होते थे। निर्णय बहुमत से होता था। निर्णयों का प्रकाशन किया जाता था। यह न्यायालय व्यक्तिगत विधि में हस्तक्षेप नहीं करती थी। इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजाबेथ एम्पे थे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस अधिनियम का प्रारूप लॉर्ड नॉर्थब्रुक की सरकार ने ब्रिटिश संसद में पहली बार लाया था, लेकिन यह पास नहीं हो सका और इसकी सरकार चली गई। यह आज तक का पहला और अंतिम अवसर था जिसमें किसी भारतीय समस्या को लेकर ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तित हो गई। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कार्यों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। आर्थिक एवं व्यापारिक मामला 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेंगे। राजनीतिक मामले 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखेंगे। अर्थात इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई। परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 1793 चार्टर एक्ट। यह प्रथम चार्टर एक्ट था। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल परिषद के निर्णयों का उल्लंघन कर सकता था। 1813 का चार्टर एक्ट। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन यह सीमित ही था, क्योंकि कंपनी के पास यह अधिकार था कि वह चाहे तो चाय और चीनी के साथ व्यापार करती रहेगी। ईसाई धार्मिक संस्थाओं को ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आमंत्रित किया गया और उन्हें राज अतिथि का दर्जा दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए खर्च किए जाने की बात की गई। 1833 का चार्टर एक्ट। कंपनी के व्यापार एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अंतिम कैनिंग। गवर्नर जनरल की परिषद को भारत की परिषद कहा गया। इस परिषद में चौथा सदस्य जोड़ा गया, जो विधि विशेषज्ञ होता था, जो लॉर्ड मैकाले था। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले ने विधियों को संहिताबद्ध या संहिताकरण मतलब इकट्ठा करना किया। लॉर्ड मैकाले ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी का निर्माण किया। परिषद द्वारा बनाए गए नियमों को अधिनियम कहा गया। इसी एक्ट के द्वारा सती प्रथा और ठगी प्रथा को दंडनीय अपराध बना दिया गया। दास प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। कंपनियों के पदों में जो भी भर्तियां होंगी उसमें सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। धर्म, जाति, लिंग आदि। इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को प्रशासन में पहली बार भाग लेने का अवसर मिला। बॉम्बे व मद्रास के गवर्नर के नियम बनाने के अधिकार को छीन लिया गया। यहीं से केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। 1853 का चार्टर एक्ट। अंतिम चार्टर एक्ट। कंपनी की सेवाओं में जो भी भर्तियां होंगी अब प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से किया जाएगा। गवर्नर जनरल को वीटो करने का अधिकार मिल गया। बंगाल के लिए एक अलग से गवर्नर की नियुक्ति की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। इसी बीच भारत में उथल पुथल का माहौल रहा। 1858 का सरकार अधिनियम। कंपनी को बहिष्कृत कर दिया गया। अब जो शासन होगा ब्रिटिश क्राउन का होगा। रियासतों को हड़पने की नीति त्याग दी गई। इस घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था।
गवर्नर जनरल को वायसराय नाम के पद में बदल दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया उसे समाप्त कर दिया गया था, अर्थात दोहरे प्रशासन को समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव के नाम से एक नया पद सृजित किया गया जिसका मुख्यालय लंदन में होगा। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होगा तथा वायसराय इसी भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी होंगे। प्रथम वायसराय कैनिंग। 1861 का सरकार अधिनियम। कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। इस अधिनियम में वायसराय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया। इस एक्ट के द्वारा 1862 में बॉम्बे हाई कोर्ट तथा 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। विधायिका में सदस्य संख्या बढ़ाई गई। कोई भारतीय सदस्य सार्वजनिक मामले पर अपना विचार रख सकता है, बहस में भाग ले सकता है, पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है। वित्तीय मामलों पर कोई भारतीय सदस्य बहस में भाग ले सकता है, विचार रख सकता है, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं कर सकता था। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इस अधिनियम का वास्तविक उद्देश्य दो वर्गों को आपस में लड़ाना था। इस अधिनियम द्वारा पहली बार मुस्लिम वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। वित्तीय मामलों में कोई भारतीय सदस्य बहस में भाग लेगा, विचार रखेगा, पूरक प्रश्न करेगा, लेकिन निंदा प्रस्ताव नहीं डाल सकता। सरदार पर्रिकर ने इस अधिनियम के बारे में कहा कि यह अधिनियम भारत विभाजन की प्रथम अभिव्यक्ति है। 1919 का भारत शासन अधिनियम। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय बना दिया गया। केंद्र द्वारा राज्यों को विधायी शक्तियां प्रदान की गई, अर्थात केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्ति को परिभाषित किया गया। विधि बनाने के नियम को दो भागों में बांटा गया, केंद्रीय विषय, दूसरा प्रांतीय विषय। प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया, पहला आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषय थे वायसराय विधि, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई। हस्तांतरित विषय विधायिका के पास स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि। नोट पॉइंट: ऐसी शासन प्रणाली जिसमें दो तरह की शासन व्यवस्था हो, उत्तरदायित्व एवं अनुत्तरदायित्व, उसे हम द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं। इस अधिनियम द्वारा चेम्सफोर्ड ने द्वैध शासन से लोगों को परिचित करवाया। इस अधिनियम के द्वारा सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव को अधिकार था कि एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सके। इस अधिनियम द्वारा 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें प्रस्तावना नहीं थी, यह अंतिम अधिनियम था। राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। राज्यों को प्रांतीय स्वायत्तता और अधिक अधिकार दिए गए। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। संघीय प्रणाली की शुरुआत की गई। एक अखिल भारतीय महासंघ बनाने की बात की गई। एक संघीय बैंक स्थापित किया गया। लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग बना दिया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेपर थे। इस अधिनियम द्वारा 1937 में सिंध और उड़ीसा नए प्रांत बने। इसी अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। राज्य की विधायिका को द्विसदनीय बना दिया गया। हरिजन समुदाय के पृथक निर्वाचन पद्धति का विकास किया गया। विधि बनाने के विषय को 3 भागों में बांटा गया: संघ सूची जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे, समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे। अपशिष्ट सूची पर विधि बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को था। 1935 के अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं, जिसमें से 221 धाराएं भारतीय संविधान में अनुच्छेद के रूप में स्थापित कर ली गईं। 1935 के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा, 1935 का एक्ट दास्ता का चार्टर एक्ट है। जिन्ना ने कहा, सड़ा गला भला बुरा। सी राजगोपालाचारी ने कहा, द्वैध शासन से भी बुरा है। नोट पॉइंट: भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसे ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने पेश किया तथा 18 जुलाई को
पारित कर दिया गया तथा 18 जुलाई को ही राजा ने सहमति प्रदान कर दी। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। निम्नलिखित देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। दक्षिण कोरिया आज़ाद हुआ 1945 में जापान से 15 अगस्त को। भारत हुआ 15 अगस्त 1947 ब्रिटेन से। कांगो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1960 फ्रांस से। बहरीन हुआ 15 अगस्त 1971 ब्रिटेन से। संविधान सभा और भारतीय संविधान का निर्माण। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के सुझाव पर 1946 में किया गया, लेकिन इसकी मांग राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही प्रारंभ हो गई थी। कैबिनेट मिशन आयोग गठन 19 फरवरी 1946। सदस्य पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। क्रिप्स तीसरे, एवी अलेक्जेंडर। 24 या 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना भारत आती है। 182 बैठकें तथा 782 नेताओं के साथ विचार विमर्श करने के बाद 2 महत्वपूर्ण सिफारिश करती है। संविधान सभा का गठन किया जाए, एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। संविधान सभा का गठन। कुल सदस्य 389, ब्रिटिश प्रांत से 292, ब्रिटिश कमिश्नरियाँ 4, देसी रियासत 93। नोट पॉइंट: 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा में राजनीतिक दलों की स्थिति। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव होते हैं, जिसमें निम्न राजनीतिक दल को निम्न सीट मिलती है। कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, एसटी को 33, एससी को 26, महिलाएं 15, निर्दल 8। नोट पॉइंट: हिंदू महासभा को एक भी सीट नहीं मिली थी। जयप्रकाश नारायण तथा तेज बहादुर सप्रू ने स्वास्थ्य कारणों से सदस्यता लेने से इनकार कर दिया। गांधी और जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र निवासी चुनाव पूर्वी बंगाल से जीतकर आए। पूना देश विभाजन के बाद डॉक्टर अंबेडकर पूना संसदीय बॉम्बे प्रेसिडेंसी चुनाव जीतकर आए। संविधान सभा का अधिवेशन। संविधान सभा का गठन 20 नवंबर 1946 को तब से माना जाता है जब वायसराय ने संविधान सभा की प्रथम बैठक में सदस्यों को पत्र लिखा था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया जाता है, जो इस पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं। इस पहली बैठक ने हैदराबाद की रियासत का कोई सदस्य इसमें भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने भी इस पहली बैठक का बहिष्कार किया। 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की अगली बैठक होती है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 तीसरी बैठक होती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अपने द्वारा लिखित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत करते हैं। यह माना जाता है कि इसी दिन से संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया। इसी दिन 22 जनवरी 1947 संविधान सभा ने भारतीय लोगों को संविधान देने का प्रस्ताव पास किया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में राष्ट्रध्वज के रूप में तिरंगे को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। इस झंडे का प्रारूप पिंगली वेंकैया ने बनाया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप बनाकर तैयार किया। इस प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति ने विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को दी। संविधान सभा ने आगे चलकर इसकी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मूल संविधान पर अपना हस्ताक्षर किया। इसी दिन संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, सहमति, मान्यता, स्वीकृति प्रदान की।
इस मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद हैं। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 3 वाचन हुए, दूसरा वाला सबसे लंबा था। 12 समितियों ने काम किया, 12 अधिवेशन हुए। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। इसी बैठक में संविधान सभा की 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। इसी दिन संविधान सभा ने रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में तथा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में संविधान में मान्यता दी। इसी दिन संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। इसी दिन 10:18 पर झंडा फहराया गया तथा 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। शपथ मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर हीरालाल जेठानिया ने दिलाई। इसी दिन भारत सरकार ने सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ को राजकीय चिन्ह के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। नोट पॉइंट: संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में है, जो संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। संविधान के उपाध्यक्ष हरीश चंद्र मुखर्जी थे। अबुल कलाम आज़ाद ने कहा, प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए बढ़ा देना चाहिए। जी ऑस्टिन ने कहा, संविधान सभा कांग्रेस थी व कांग्रेस पूरा भारत। समितियाँ: नियम समिति, रियासत समिति, संचालन समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय समिति, संघीय संविधान समिति, प्रस्तावना समिति। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ राज्य संबंध समिति, प्रांतीय समिति, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति, मूल अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे KM मुंशी। तदर्थ झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर। प्रारूप समिति, इसे ड्राफ्टिंग कमीशन, मसौदा या मसविदा पंडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है। गठन 29 अगस्त 1947। रिपोर्ट 21 फरवरी 1948। सदस्य थे 671। डॉक्टर अंबेडकर, कृष्णस्वामी अय्यर, N गोपाला स्वामी अयंगर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BN मित्रा, बाद में N माधवराव, OP खेतान, मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी। समिति व उसके अध्यक्ष। समिति है प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति। अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। आवास समिति B पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालन समिति KM मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति GB मावलंकर। राज्यों संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यकों के उप समिति HC मुखर्जी। मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति JB कृपलानी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और आसाम के उपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति गोपीनाथ बारदोलाई। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों, असम के क्षेत्रों को छोड़कर संबंधी उप समिति AB ठक्कर। संघीय शक्तियों संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति BR अम्बेडकर। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946। अध्यक्ष वायसराय। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रमंडल नामक विदेश मामला। गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित व्यक्ति इस अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे: सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्र भारत के विधि मंत्री थे। भारतीय संविधान की विशेषताएं: विश्व का विशालतम संविधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान। आंतरिक एवं बाह्य स्रोत: भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। दोस्तों,
अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट के लिए बेल के आइकन पर ज़रूर प्रेस करें।